तो हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण। जो राजस्थान का एकीकरण हुआ वो कितने चरणों के अंदर हुआ, एकीकरण के अंदर क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बात है उस समय की जब जो भारत है, जो अपना भारत है, भारत के अंदर जब अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों की सत्ता हमारे भारत के अंदर थी। इन अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने बहुत प्रयास किए थे कि हम अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करके भारत को स्वतंत्र करें। ठीक है, तो इस प्रयोग के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि बहुत आंदोलन चलाए। तब भी भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम आंदोलन था, तब भी ये जो अंग्रेज थे वो भारत को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। मानो बहुत सारे बहाने निकालते थे कि आज छोड़ते हैं, कल छोड़ते हैं, परसों छोड़ते हैं, आप 2 महीने का इंतजार करो, 4 महीने का इंतजार करो। तो ये जो अंग्रेज लोग थे ये बहुत बहाने मारते थे कि आज आजाद कर देंगे, परसों आजाद कर देंगे, 2 महीने बाद आजाद कर देंगे। तो फिर क्या हुआ कि जो राजस्थान के अंदर है, जो भारत के अंदर जो अंग्रेजों का शासन था, उस शासन के दौरान भारत के कई लोग थे। यहां पर ब्रिटेन सरकार का शासन था। जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन सरकार का यहाँ पर शासन था। जो ब्रिटेन के अंग्रेज थे उनका शासन था। आप सब अंग्रेजों को एक सा मत समझा करो। अब एक जैसा समझ के हम देखते हैं कि भाई ये अंग्रेज था, ये हमारे देश को तो लूट के ले गए, हम उतनी खातिरदारी इनकी क्यों करते हैं। वैसे तो भाई सब अंग्रेज नहीं थे, ये ब्रिटेन था, ब्रिटेन के हम अधीन थे। तो आप ज्यादा अंग्रेजों को मतलब सराहना मत किया करो, ठीक है। तो हम ब्रिटेन के अधीन थे, तो ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे मजदूर गए थे। मजदूर बनकर अंग्रेज इनको ब्रिटेन ले गए, और ब्रिटेन में ले जाकर ये मजदूर थे तो इन्होंने 10, 15, 20 साल वहां पर रहे। तो वहां पर उनको नागरिकता प्राप्त हो गई, मतलब उनको नागरिकता प्राप्त हो गई, उनके बाल बच्चे भी वहां पर पैदा हुए, तो उनको नागरिकता प्राप्त हो गई कि भाई ये ब्रिटेन के लोग हैं और ब्रिटेन के अंदर इनका स्थायी निवास है। तो फिर उस समय ब्रिटेन के अंदर चुनाव हो रहे थे। चुनाव किसके हो रहे थे? प्रधानमंत्री के। जो प्रधानमंत्री है उसके चुनाव हो रहे थे। तो ब्रिटेन का एक नेता था, वो उसका नाम था क्लीमेंट एटली। ये जो क्लीमेंट एटली था उसने बहुत सारे वादे किए थे। आपको पता भी होगा कि जब कोई नेता खड़ा होता है किसी चुनावों के अंदर तो वो बहुत प्रकार के वादे करता है। जैसे मैं आपको पानी की सप्लाई भरपूर मात्रा में दिलवाऊंगा, आपकी सड़कें बनवा दूंगा, आपको स्कूल बना दूंगा, आपको हॉस्पिटल बनवा दूंगा, ऐसे बहुत सारे वो वादे करता है। तो इसने भी वादा किया, जो भारत की सरकार थी उससे वादा किया, जो ये ब्रिटेन के अंदर भारत के लोग रहते थे उससे वादा किया कि मैं जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मैं आपके भारत देश को है वो आजाद कर दूंगा या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मंजूरी दे दूंगा। तो जो ये क्लीमेंट एटली जी है, ये मजदूर दल पार्टी से चुनाव जीते। देख लो, मजदूर दल पार्टी नाम ही देख लो, क्योंकि मजदूर लोगों ने उनको जिताने का आश्वासन दिया था, इसलिए ये मजदूर दल पार्टी से ये चुनाव लड़े और चुनाव के अंदर जीत गए। तो जीतने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। पूरे करते ही इन्होंने ये घोषणाएं कर दी कि जून महीने के अंदर जो भारत है उसको स्वतंत्र किया जाए। उन्होंने भाई आज्ञा दे दी कि भाई अब अपना राज खत्म हो गयो, ते अपने भारत ने अपना आजाद करो। तो उस समय
भारत के अंदर वायसराय बैठता था। वो वायसराय कौन था? उसका नाम था माउंट बेटन। क्या नाम था उसका? माउंट बेटन। तो प्रधानमंत्री बनते क्लीमेंट एटली ने इससे संपर्क किया और इसको बोला कि भाई माउंट बेटन भाई, तू अपने भारत ने आजाद कर दे, मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं अब। तो भाई प्रधानमंत्री को तो ऑर्डर माननो पड़सी। आज अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बांको भी ऑर्डर मानना पड़े, अपने जगह अधिकारी हुए बांको भी विचार विमर्श करना पड़े। तो ओ भी क्यों भाई माउंट बेटन, तू हमारा भारत ने आजाद कर दो, क्योंकि इन करवाना पड़े, क्योंकि इन जी बहुमत जीत्यो बिग मैन ज्यादातर भारत का नागरिक भी है, तो बात तो पूरा करना पड़ता। इकहत्तर को क्यों भाई माउंट बेटन साहब आप भारत को आजाद कर दो। तो ये जो माउंट बेटन है, इसने भारत की जनता, जो भारत के अंदर वो नेता लोग थे, उन्होंने उनको कहा था कि भाई अब मैं भारत को आजाद करने वाला हूं जून महीने के अंदर, जून 1947 के अंदर मैं भारत को आजाद करने वाला हूं। तो आप भाई आप अपना जो शासन है उसको चलाने के लिए जो पद्धति होनी चाहिए उसको अपना लो और जो तरीका होता है उसको समझ लो। तो उस समय भारत के अंदर राज्य नहीं हुआ करते थे, राज्य की जगह हुआ करते थे वो रियासत होती की थी। क्या होती थी? अपनी रियासत होती थी। रियासतों का मतलब यहां पर राजाओं द्वारा शासन किया जाता था। ठीक है, यहां पर राजाओं द्वारा शासन किया जाता था। तो ये माउंट बेटन ने, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल है, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि पटेल साहब आप, हम भारत को आजाद करने वाले हैं, आप इन रियासतों का कुछ करो, इन रियासतों को कुछ करो, इनके लिए कोई संस्था बनाओ। तो इन्होंने क्या किया, जो रियासतें थी उनको सम्मिलित करने के लिए और उनको मंजूरी करने देने के लिए एक रियासती विभाग का गठन किया। जो रियासती विभाग का गठन किया वो किया 5 जुलाई सन 1947 को। 5 जुलाई सन 1947 को रियासती विभाग का गठन हुआ। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है, आपको ध्यान रखना है कि रियासती विभाग का गठन कब किया गया। तो रियासती विभाग का गठन किया गया, रियासती विभाग का गठन किया गया 5 जुलाई सन 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया। इस विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। और इसका सचिव कौन था? वीपी मेनन। जो वीपी मेनन जी है इसके सचिव बने। और भाई ये रियासती विभाग का गठन किया गया तो इसका मुख्यालय भी होगा, तो इसका मुख्यालय था श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर के अंदर इसका मुख्यालय था। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन थे? बीपी मेनन। इस रियासती विभाग का जो कार्य था वो रियासतों को एकत्र करके भारत में मिलाने का कार्य था। तो भाई इस माउंट बेटन ने एक और अपना दिमाग लगाया कि हम जाते जाते भारत को तोड़ फोड़ के तो जाएं। अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारत पर राज किस तरीके से किया गया, फूट डालो राज करो। तो फूट डाल के हिंदू मुस्लिमों को लड़ा के ये भारत पर सत्ता हासिल कर पाए थे और भारत पर राज किया था। तो इसने एक तरकीब लगाई कि भारत को तोड़ो फोड़ो और उसके मजे लो। तो इसने मजे लेने के लिए 2 पत्र तैयार किए। जो 2 पत्र है उन्होंने तैयार किए, 2 पत्रों का नाम था, एक तो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस
और एक था स्टैंड स्टील। एक था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। इन पत्रों के अंदर क्या था कि इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सेस के अंदर यह था कि भाई आपकी रियासत ना राजा ने कह दिया, राजा जी ते जाओ प्यार जाओ रियासत को जो कार्यभार है जो भारत की सरकार ने सौंप दो और आ जाओ। ये एग्रीमेंट का मान विलय पत्र के अंदर जो एग्रीमेंट हो ये एग्रीमेंट का मान वो डेढ़ हो कि तेज भाई तांग सहमति हो जाओ आराम हो जार भारत का मान मिल जाओ। मन तो इसको कोई शुद्ध लागे वो नहीं कि भारत में जार सीधा सीधा मिल जाए। ऐसे कोई मेरे को तो लगा ही नहीं देगा सीधा सीधा जाएगा वो व्यक्ति राजा और अपना आधिपत्य है वो भारत सरकार को सौंप देगा। तो भाई ओ एग्रीमेंट काम करेगा नहीं। तो दूसरा एग्रीमेंट और स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। इस स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के अंदर था कि राजा अपनी शर्तों को रखे, जो भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं उनको जो शर्तें दी गई उनको शर्तों को रखे और भारत में सम्मिलित हो कि भाई मन 50 लाख रुपया चाहिए आप भी शर्त बिना कोई काम थोड़ी करा कि मन इतनी शर्त दे जना मैं वो काम कर सू। आजकल शर्तों बिना बोल बिना मतलब शर्त के बिना मतलब कोई काम होता ही नहीं है। तो भाई इस एग्रीमेंट के अंदर शर्तें रखी गई कि भाई इस शर्तों के अनुसार आप शर्त मानो और भारत के अंदर विलय हो जाओ। तो ये बेहतर भी कहीं ना कहीं काम नहीं किया। तो जो माउंटबेटन है उसने एक और लफड़ा किया, वो लेके आया एक अधिनियम। उस अधिनियम का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जो है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लेके आया। ठीक है, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा 8 इस अधिनियम का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा 8 यह अधिनियम था। इस अधिनियम के अंदर इस माउंटबेटन जी ने भी किया कि भाई राजा जी के जो राजा हैं वो अपनी इच्छा अनुसार या तो भारत में मिल सकता है या पाकिस्तान के अंदर मिल सकता है। ठीक है, या फिर अपना स्वतंत्र जो राज्य है उसको भी रख सकता है। तो इस एग्रीमेंट के अंदर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई कि सब रियासतों को अलग अलग करके छोड़ देंगे और भारत के अंदर टूट फूट का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो रियासतों को काम किया गया कि आप चाहे तो भारत में मिल जाइए, चाहिए तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए। ठीक है, तो भाई चाहे तो अपना स्वतंत्र जो राज्य है मतलब थे तो राजपाट थे समाज खुद ही शासन कर सको। लेकिन इस अधिनियम के अंदर शर्त थी कि जो रियासत थी जो अपने स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी उसकी जो वार्षिक आय है मतलब जो राज्य से कमाई होती है वार्षिक आय वो कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए। जिसकी राज्य की आय 1 करोड़ थी वही अपने राज्य को स्वतंत्र रख सकता था। उसके साथ साथ जो जनसंख्या है भाई जनसंख्या भी तो मैटर करती है। जनसंख्या है वो 10 लाख होनी चाहिए तब भी जो राज्य हैं वो क्या कर सकते हैं अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। रियासतों के अंदर जो स्वतंत्र रियासत वही रह सकती है जिसके अंदर आय तो 1 करोड़ हो और जनसंख्या 10 लाख हो। ठीक है, फिर ऐसी राजस्थान के अंदर अपनी 4 रियासतें थी जिसकी क्या थी आय भी 1 करोड़ या उससे अधिक थी और जनसंख्या भी 10 लाख थी या उससे अधिक थी। तो वो रियासत कौन कौन सी थी अपनी? पहले तो अपने हो गए जयपुर। ठीक है, दूसरी अपनी हो गए जोधपुर।
तीसरी होगी अपनी बीकानेर, और चौथी होगी अपनी मेवाड़ यानी उदयपुर। यही वो 4 रियासत थी जिसके अंदर जनसंख्या भी 10 लाख या उससे अधिक थी, और जो वार्षिक आय भी थी वो 1 करोड़ या उससे अधिक थी। ठीक है, ये हो गया। फिर उस समय अब हम बात करते हैं भारत। भारत जब आजाद हो रहा था, जब भारत को अंग्रेजों ने आजाद किया था, उस समय भारत के अंदर 565 रियासतें थी। कितनी रियासत थी? 565 रियासत थी। लगभग 550 से 562 रियासतों ने भारत में मिलने के लिए पूर्ण रूप से अपना स्वामित्व दे दिया था कि हम भारत में मिलेंगे। लेकिन भारत की 3 रियासत ऐसी थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। एक रियासत तो थी, उसका नाम था कश्मीर। जो कश्मीर था वो भी क्या था? भारत में मिलना चाहता था। और दूसरा था जूनागढ़। यह जूनागढ़ गुजरात के अंदर स्थित था। उसके राजा भी थे, वो भारत के अंदर नहीं मिलना चाहते थे, वो पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहते थे। और तीसरा था हैदराबाद। जो हैदराबाद का नवाब था उस्मान उल अली। जो हैदराबाद का नवाब था उस्मान उल अली, वो भी क्या था कि भारत के अंदर नहीं मिलकर पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहता था, क्योंकि ये राजा मुस्लिम था, ये भी राजा मुस्लिम था। और जो श्रीनगर के राजा थे उसके अंदर जो जनसंख्या थी वो तो मुस्लिम थी, और राजा क्या था? वो राजा था हिंदू था। इसलिए वो उसकी जनता के अनुसार वो पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहता था। तो श्रीनगर के अंदर जो हरिजी थे, हरि सिंह जी इसके राजा थे श्रीनगर के। उसके पास सरदार वल्लभ भाई जी पटेल गया। मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना जी ने, जो पाकिस्तान के निर्माता हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आ जाओ। और सरदार वल्लभ भाई जी पटेल कहता कि भाई हरी तू मांगन आ जा। मांगन आराम सपोर्ट है, क्योंकि 565 रियासत 562 रियासत तक है जो भारत में मिल गई। ठीक है, 562 से 550 रियासत तक भारत में मिल गई है। तो थे अपने भारत में आने को कष्ट कर लो, सही रहेगा, फायदा मिलेगा। लेकिन हरिजी का सोचता कि मैं श्रीनगर के मान जावा तो फायदा मिलेगा। लेकिन श्रीनगर के अंदर क्यों जाए? क्यों? उनकी जनता बोल रही है कि मैं श्रीनगर के अंदर जाऊंगी। लेकिन फिर श्रीनगर के जो राजा थे हरिजी, उनको ये भी दिखा कि मैं पाकिस्तान के अंदर न जाकर हिंदुस्तान में जाऊं, क्योंकि पहले तो वो हिंदू राज्य है, और हिंदू राज्य होने के साथ साथ वो हमारी सपोर्ट भी लेंगे। पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम रियासत है, वो हमें कोई फायदा नहीं देने वाली। तो उस समय फिर हरिजी राजी हो गए, ठीक है हम भारत के अंदर मिलेंगे। तो फिर क्या हुआ कि श्रीनगर के अंदर बहुत सारे हमले कराए गए पाकिस्तान के द्वारा कि आप उसके अंदर क्यों मिल रहे हो। तो बहुत सारे हमले कराए गए। तो भाई हरिजी कियो कि भाई हमला मांग शर्त आ है कि मैंने हमला सारे ने मांगी रक्षा करोला, और मांगो राजा अधिकार है वो मां से नहीं छिलोना, तो मैं भारत के अंदर विलय होऊंगा। तो सरदार वल्लभ भाई जी पटेल आश्वासन दियो कि आपको कुछ खतरा नहीं होगा, आपका राज्य है वो सुरक्षित रहेगी, आपकी जनता बहुत सुरक्षित रहेगी हमारे भारत के अंदर, तो आप हमारे भारत के अंदर मिल जाओ। तो फिर हरिजी राजी हो गए और अपना जो अधिपत्य है वो भारत सरकार को सौंप दिया और भारत में विलय हो गए। फिर हो गया अपना जूनागढ़। जो जूनागढ़ के राजा थे वो भारत के अंदर ना मिलकर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी जनता थी वो हिंदू थी और वो भारत में मिलना चाहती थी। तो जनमत के द्वारा, मतलब जनता के जो पक्ष था उसके द्वारा इसको भारत के अंदर मिलाया गया। तीसरा था हैदराबाद। ये हैदराबाद बहुत डेंजर आदमी था भाई, इसका जो राजा था बहुत डेंजर था।
सबसे अमीर आदमी था, सबसे कंजूस आदमी था, और ये अपनी जनता पर बहुत प्रकोप है, जो कष्ट होता है उसको बहुत देता था, जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था, बाल बच्चों को उठा के ले जाता था, बहुत सारे कष्ट कराता था, कष्ट देता था, मजदूरी करवाता था, बहुत जनता को दुख दिया। तो जनता इससे छुटकारा पाकर क्या किस में मिलना चाहती थी? भारत में। लेकिन ये बहुत तेज था, इसको समझ आ गया था भाई भारत के अंदर कुछ नहीं है, अपना रोब चलेगा तो क्या पाकिस्तान के अंदर चलेगा, क्योंकि वो मुस्लिम राज्य है और अपन भी क्या है? मुस्लिम है। तो फिर भाई इसने बहुत प्रताप झाड़े, जनता पर बहुत अत्याचार किए, जबरन उनको पाकिस्तान में मिलने के लिए मजबूर किया। तो भाई इस कार्रवाई को देखकर भारत सरकार है वो गुस्से के अंदर आ गई, भाई जनता को क्यों दुख दे रहा है ये, अपने स्वार्थ के लिए, कि दुनिया बहुत स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए दुनिया दूसरों को बहुत कष्ट देना चाहती है। तो हैदराबाद का नवाब उस्मान उर अली जो था नवाब था, उसने अंतो जनता पर बहुत अत्याचार किए थे। तो जनता इससे परेशान होकर भारत सरकार के पास पहुंचे और राजा जी से निवेदन किया कि भाई हमको भारत के अंदर मिलना है। तो भारत सरकार ने एक सेना कार्रवाई द्वारा इसके अंदर अपनी कार्रवाई की, जिसके द्वारा हैदराबाद को भारत के अंदर मिलाया गया। सैनिक कार्रवाई के द्वारा इसके अंदर सैनिक कार्रवाई की गई, उसके द्वारा भारत में हैदराबाद को मिलाया गया। भारत की सेना गई, उसकी जो सेनाएं थी नवाब की, उसको समेटा, सारी को ऐसे करके लपेटे में ले लिया और भारत में इसको मजबूरन विलय होना पड़ा। तो ये होगी भारत की बात। अब हम आगे देखते हैं कि जो राजस्थान है उसके अंदर, रुको मैं बोर्ड को साफ करता हूं, 1 मिनट रुको आप। अब देखो आगे, तो राजस्थान की विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतें, जो राजस्थान था उसके अंदर जो रियासतें थी उनमें से सबसे पहले भारत में मिलने के लिए कौन कौन राजी हुआ और कौन सी रियासत थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको एक बात बता दूं कि जोधपुर के जो राजा थे, हनुमंत सिंह जी, जोधपुर के जो राजा थे हनुमंत सिंह जी, वो भी क्या है, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। जो पाकिस्तान है वो उसके अंदर मिलना चाहते थे। बाद में तो हमारे भारत के अंदर मिले, पर ये मिलना चाहते, तो ये बात ये ध्यान रखना है, आगे आपको इस बात के बारे में और पता चल जाएगी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत के अंदर थी वो 565 रियासत थी, आपको बता दिया। और राजस्थान है उसके अंदर 19 है वो देसी रियासतें थी। देसी रियासतें। और तो दोस्तों आगे बीच में क्लास बंद हो गई थी किसी वजह के कारण, तो आगे देखते हैं। हम देख रहे थे कि राजस्थान के अंदर 19 देसी रियासत एवं 3 देसी ठिकाने थे। ठिकाने कौन कौन से थे? इसके अंदर था नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिसका नाम अजमेर मेरावाड़ा था। यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा सीधा शासन हुआ था, इसलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता था। केंद्र का मतलब केंद्र द्वारा शासन करना, केंद्र द्वारा शासित
प्रदेश था। इसके एकमात्र जो मुख्यमंत्री थे वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये देखते हैं कि राजस्थान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत। तो सर्वप्रथम बीकानेर के राजा सादुल सिंह जी थे। सादुल सिंह जी ने सर्वप्रथम भारत में मिलने के लिए मंजूरी दी और वो भारत पर मिलने के लिए जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों प्रश्न ये भी आ सकता है आपका कि राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले भारत में मिलने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो कौन थी? बीकानेर की रियासत के राजा सादुल सिंह जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। सबसे बाद में धौलपुर के राजा, जो धौलपुर है उनके राजा उदयभान जी है, उदयभान सिंह जी ने सबसे अंतिम में हस्ताक्षर किए थे। सादुल सिंह जी ने 7 अगस्त सन 1947 को हस्ताक्षर किया और सादुल सिंह जी ने 7 अगस्त को हस्ताक्षर किए और धौलपुर के राजा उदयभान जी ने 14 अगस्त को, मतलब भारत जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए तब 15 अगस्त मतलब आजादी के एक दिन पहले रात में मोड़ तक लेट को उनको चेताया कि हम भाई अपन को राजस्थान को भारत के अंदर इसको अपने धौलपुर को भारत के अंदर सम्मिलित करना है, इसके अंदर अपना फायदा है। ठीक है। नोट, जो बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह थे, उन्होंने जब वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। डेथ वारंट का मतलब मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। देखो दोस्तों, सीधा सीधा बात यही है कि अपना पूरा राज्य भारत सरकार को सौंपना पड़ेगा। ठीक है। अपनी राज्य के अंदर ज्यादा नहीं चलेगी, छोटी रियासतें थी तो इनको क्या करना पड़ता था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने तो पड़ते ही थे। फिर उन्होंने उनके मन से आवाज है कि यार मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर कि कौन से राजा या किस रियासत के राजा ने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है। अब थी राजस्थान की रियासतें। सबसे पुरानी रियासत, जो राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत थी वो कौन सी थी? मेवाड़। मेवाड़ कहां पर? उदयपुर। मेवाड़ को उदयपुर रियासत थी, वो सबसे पुरानी थी। और सबसे नवी रियासत थी वो थी झालावाड़, जो टोंक के दीवान झाला झालन सिंह द्वारा 1838 के अंदर बनाई गई। ये एकमात्र रियासत थी जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, मतलब अंग्रेजों की सहमति से ये रियासत बनी थी। ठीक है। और सबसे नवी रियासत थी झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत ये अपना राजस्थान है। देखो ये अपना राजस्थान है। इसके अंदर ये जो भाग है ये मारवाड़ बोलता है, इसको मारवाड़ बोला जाता है। जो ये मारवाड़ था ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लो अभी भी बहुत बड़ा है। जो मारवाड़ रियासत थी वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ी रियासत थी। ठीक है। और जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या दृष्टि से ये जोधपुर हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, वर्तमान में भी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन है? जयपुर। दोस्तों सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से ये अपने जयपुर हो गई। ठीक है।
इसमें से कोई भी सवाल आ सकता है कि राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन थी, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन थी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी कौन थी, जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ी कौन थी, और जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी वो शाहपुरा थी। कौन सी रियासत थी? शाहपुरा रियासत थी। और शाहपुरा रियासत थी एकमात्र रियासत थी जिसने अपना उत्तराधिकारी शासन सर्वप्रथम लागू किया था। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जहां पर मुस्लिम जनता और मुस्लिम राजा राज करते थे। टोंक थी, और नवाबों की रियासत भी कहा जाता है इसे। टोंक रियासत थी, वो मुस्लिम रियासत थी। और जो जाट रियासत थी वो भरतपुर और धौलपुर रियासत थी, वो जाट रियासत के अंदर सम्मिलित होती थी। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसकी आगे वाली क्लास बहुत जल्दी आने वाली है। इसके हस्तलिखित नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल MS होम स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और कैसा लगा ये वीडियो, आगे की क्लास के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से और भी समझाया जाएगा। हम राजस्थान के जो चरण थे, अब चरण के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर देख लो आप, बीकानेर रियासत सर्वप्रथम सबसे बाद में धौलपुर ने की है, उदयभान जी ने। बांसवाड़ा की रियासत चंद्रवीर सिंह जी ने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ थी, सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों द्वारा बसाई गई थी 1838 में झला झालिम सिंह ने स्थापना की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन थी? मारवाड़ थी। जोधपुर जैसे मारवाड़ के अंदर पहले अपने नागौर और को भी सम्मिलित किया जाता था, आप देख सकते हो। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी, अभी भी जयपुर ही है। और क्योंकि इसके अंदर जनसंख्या बहुत ज्यादा रहा करती थी। और एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो टोंक थी, ठीक है। और जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर थी। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन थी? शाहपुरा रियासत थी। तो आगे हम इसके चरणों के बारे में बात करने वाले हैं। और ये आपको पता होगा नीमराणा, लावा, कुशलगढ़ ये ठिकाने थे, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगली बार नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी क्लास आपको लगी होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।